आइए मित्रों, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में भाई सुरेश कुमार। तो आज हम आपको परिचित कराएंगे इतिहास से। इतिहास एक ऐसा विषय है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपकी मेरिट को बहुत ऊंचा कर देता है। यदि इससे किसी भी प्रकार के प्रश्न छूटते हैं तो हम उस कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आज हम इतिहास पर ही चर्चा करते हैं और इतिहास में भी देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण अगर जो कोई प्रकरण है तो वो है आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, इसको प्रमुखतः इतिहासकारों ने कहाँ से माना है कि आधुनिक भारत की शुरुआत हुई है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं आधुनिक भारत की शुरुआत इतिहासकारों ने कहाँ से मानी। तो आधुनिक भारत की शुरुआत इतिहासकारों के द्वारा मुख्यतः यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से मानी जाती है। यानी जब यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी तब से माना जाता है कि आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। और उन आधुनिक भारत जो आपके वहाँ हम अपने भारत में पढ़ते हैं इतिहास में, इसमें से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकरण से सबसे ज़्यादा उठाए जाते हैं। इतिहास के हर प्रकरण को महत्वपूर्ण है, कोई भी प्रकरण ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें भी सबसे श्रेष्ठ अगर जो देखा जाए तो आधुनिक भारत है। अच्छा, आधुनिक भारत को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आधुनिक ये भारत या इतिहास कोई भी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें किस तरह इसकी कौन से क्रम में क्या हुआ, इसकी डेट्स क्या हैं, इसके कौन कौन से वायसराय हुए, कौन से गवर्नर जनरल हुए, कौन सा युद्ध हुआ, ये सारी क्रम से याद करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो पहले हम आपको आज समझ बताएंगे कि पूरी रूपरेखा को पहले कैसे तैयार करें आज आधुनिक भारत। इससे के बाद हम अन्य भी आपको प्रकरण प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह इतिहास को हम समझते हैं। सबसे पहले हम आधुनिक भारत को समझते हैं। तो पूरे आधुनिक भारत को समझने के लिए पहले रूपरेखा इसकी तैयार होनी चाहिए और एकदम कहानी के माध्यम से क्रमवार जब हम पढ़ेंगे एकदम क्रम से, तो आपको क्रम से सारी बातें, सारे युद्ध किस सन में किस तिथि को किसके किसके बीच मध्य हुए, ये सारे क्रम से आपको याद होते चले जाएंगे। इसमें कोई भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं भारत की खोज की ओर चलें। तो यूरोपीय कंपनियां जो थी, यूरोप के जो देश थे वो विकसित थी और विकास के लिए वो विदेशों में एक जहाज के माध्यम से नवीन देशों की खोज की ओर निकले। अगर देखा जाए एक कहानी की तरह आप सुनते रहिए, आपको सारे इतिहास में आप उसमें चलते चले जाएंगे और इतिहास में एकदम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे कि हम इतिहास को समझ रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं। तो आप कहानी की तरह समझिए कि इतिहास जो था वहाँ की यूरोपीय कंपनियां जब राष्ट्रवाद समाप्त हुआ, वहाँ पर राष्ट्रवाद भी चल रहा था कुछ देशों में। तो यूरोप में जब राष्ट्रवाद चल रहा था तो अपने देश को विकासशील बनाने के लिए, विकसित करने के लिए कुछ व्यापारी कंपनियां जो विदेशों को की ओर अग्रसर हुई और उनकी खोज की ओर निकली। जब खोज की ओर निकली तो उसमें सबसे पहले देखा जाए पुराने समय से सोच रखा था कि भारत एक ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। उसकी खोज के लिए सबसे पहले कोलंबस सन 1494 ईस्वी में निकला। 1494 ईस्वी में जब कोलंबस निकला और अंततः वो 1400 इससे पहले चला था और 1494 में वो अमेरिका की ओर पहुंचा। उसने सोचा था कि नई दुनिया की हमने खोज कर ली है, नई दुनिया हमने खोज ली है, वो भारत ही है, लेकिन बाद में वो पता चला वो अमेरिका था। इस प्रकार अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को 1494 में जाता है। लेकिन उसके उपरांत पुर्तगाली एक व्यक्ति था जिसने वहाँ से रवाना हुआ और 1498 में उसने भारत में पहुँचने में सफलता प्राप्त की, जिसका नाम है वास्को डी गामा। वो पुर्तगाली जो था आपका वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत की ओर पहुँचा।
तो जरा हम इसको विश्व यानी पृथ्वी का जो प्रारूप है उसके माध्यम से मान लें ये एशिया महाद्वीप है एक साधारणतया, इसको हम यूरोप मान लें, इसे उत्तरी अमेरिका, इसे दक्षिणी अमेरिका और इसे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। 6 महाद्वीप हैं जहाँ पर जनसंख्या का निवास है और सबसे नीचे अंटार्कटिका पाया जाता है जहाँ कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है क्योंकि यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, इसलिए इसमें जनसंख्या शून्य मानी जाती है। तो 6 ही मुख्य महाद्वीप हैं। तो आइए चलते हैं ज़रा। तो ये यूरोप है, इस यूरोप में यहाँ से जो है कोलंबस जहाज़ के माध्यम से पानी के रास्ते, ये अटलांटिक महासागर है, ज़रा ध्यान देना, ये अटलांटिक महासागर से होता हुआ ये इधर को मुड़ गया। यहाँ जब पहुँचा तो ये इधर को मुड़ा और इधर से होता हुआ ये यहाँ पर पहुँचा और यहीं पर आपका दुनिया का सबसे मजबूत देश जिसे हम अमेरिका कहते हैं, यूएसए यानी अमेरिका की खोज इसने की। तो कोलंबस सन 1494 ईस्वी में यहाँ पर पहुँचा। तो यूएसए की जब खोज की 1494, इसने कहा हमने नई दुनिया को खोज लिया। अब नई दुनिया को खोजा तो ये रियल में अमेरिका था, ये भारत नहीं था। जिस लक्ष्य से चला था उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया, लेकिन फिर भी इसको बहुत बड़ी सफलता मिली। ये भी उसी की तरह एक विकसित था और मजबूत था। तो इस प्रकार उसके आगे फिर से यहाँ पर एक देश पड़ता है पुर्तगाल से उसी के रास्ते जो है वास्को डी गामा चला और वास्को डी गामा इधर की बजाय इधर को मुड़ लिया और ये पहुंचा जाकर यहाँ पर भारत। अब देखो ये अटलांटिक महासागर होते हुए अरब सागर होते हुए पहुंचा जाकर हिंद महासागर से ये भारत को पहुंचा और भारत में भी कहाँ सबसे पहले केरल के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और यहाँ पर ही इसने कहा और बाद में इसने भारत की खोज की। इस प्रकार 1498 में यहाँ पर ये 1498 में पहुँचा। इस प्रकार जो वास्को डी गामा थे पुर्तगाली, उन्होंने इस देश की खोज, भारत की खोज कर ली। वही यहाँ पर बताया गया है कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने भारत में पहुँचने में सफलता प्राप्त की। उसने भारत में पहुँचे और उन्होंने भारत की खोज की। इस प्रकार इसीलिए माना जाता है 1498 में यूरोपीय कंपनियों में से यूरोप के किसी भी देश ने पहली बार किसी कंपनी ने भारत में आगमन किया। यहीं से भारत में जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन माना जाता है। तो आइए चलते क्रमवार हमें कौन कौन से प्रकरण पढ़ने हैं उनको भी एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन सन 1498 ईस्वी में। यहाँ पर सबसे पहले भारत में पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा, अभी हमने बताया था केरल में। ये तिथि भी याद रखनी है ताकि आपको सारी चीज़ें इसमें कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से गवर्नर, कौन कौन से वायसराय हुए हैं उनकी भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तदुपरांत आप देखें तो औरंगजेब का शासन यहाँ पर समाप्त होने वाला था लगभग। अब औरंगजेब का समाप्त होने वाला था यानी उत्तर जो है मुग़ल काल अब चालू होगा। तो उत्तरवर्ती मुग़ल राजवंश भी आपको पढ़ना यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि सन 1707 ईस्वी में जो आपका औरंगजेब है उसका देहावसान हुआ था और उसके बाद बहादुर शाह जो उसका एक पुत्र था, बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम मुअज़्ज़म के नाम से जानते हैं और जो शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है, इसके नाम है आप याद रखना। यहाँ से 1707 ईस्वी से जो है उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है, जिसको भी आपको विधिवत पढ़ना है। और ये 1707 से 1857 बहादुर शाह द्वितीय जिसे हम जफर के नाम से जानते हैं वहाँ पर समाप्त है। यानी इसके बीच कोई भी घटनाएं होंगी वो उत्तर वैदिक काल के राजवंश माने जाएंगे मुगल वंशी। तो आप 1707 से 1757 के बीच में, 1857 के बीच में जितने भी शासक या कोई घटनाएं होती हैं तो उत्तर मुगल वंश के शासक माने जाएंगे। उनको भी आप विधिवत आप समझ सकेंगे, उनको भी हम क्रमवार आपको बताएंगे। फिर इसके आगे चले तो ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। अब जो ब्रिटिश सरकार है उसने जब भारत में आगमन किया, भारत में आगमन के बाद
उसने यहाँ पर सबसे पहले रोजगार किया। रोजगार करने के बाद उसने सोचा यहाँ पर राज किया जा सकता है, फूट डालो राज करो। इस नीति को अपनाकर उन्होंने क्या किया, सन 1757 में प्लासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला के मध्य होता है उसमें विजय प्राप्त की। ये देखी जाए नींव रखी गई किसकी, ब्रिटिश शासन की। लेकिन अगर जो देखा जाए पूर्ण रूप से अगर शासन की व्यवस्था देखी जाए तो बक्सर के युद्ध 1764 से मानी जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए 2 युद्ध ये जो थे अंग्रेजों ने जो जीते थे भारत से, वो सबसे इम्पोर्टेंट थे, जो रूपरेखा तैयार करते हैं भारत में ब्रिटिश शासन की। अब ब्रिटिश शासन जब शासन करने लगा तो ब्रिटिश शासन की कुछ नीतियां उसके प्रभाव क्या रहे उनका अध्ययन करना होगा क्रम से। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ विद्रोह भी हुए, उन विद्रोहों का आपको अध्ययन करना होगा। फिर सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस स्वतंत्रता संग्राम, ये विद्रोह स्वतंत्रता के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे इसी से जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अध्ययन कराया जाएगा। फिर सन 1857 ईस्वी के बाद की ब्रिटिश नीतियाँ और वहाँ का प्रशासन कैसे रहा उसका हमें अध्ययन करना है। फिर है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन होने लगे और भारत में राष्ट्रीयवाद के देखे जाएं जनक तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। उनके कौन कौन से, उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज की सन 1858 ईस्वी में स्थापना की थी। तो इस प्रकार देखा जाए ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई है, जब कुछ लोग मिलकर एक संगठित हुए हैं, एक समूह को बनाया है, जिसके कारण भारत को आज़ाद कराने में सफलता मिली। और इसके अतिरिक्त स्वराज के लिए क्या क्या संघर्ष इसके बाद करने पड़े। फिर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से चलाए गए। और फिर स्वतंत्र भारत, यानी आपका भारत जब स्वतंत्र हो गया, अब स्वतंत्र भारत कैसे हुआ। तो यहाँ से पूरी रूपरेखा आपने देखा कि किस तरह हमें इसको अध्ययन करना है, हेडिंग वाइज सारी चीज़ें आप क्रम से पहले अपने माइंड में एक चित्र जैसा बिठाना है कि किस तरह हमें इन सारी चीज़ों को क्रमवार पढ़ना है। और जब क्रम से आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका इतिहास आपको कठिन लगता है। आप क्या करते हैं, कोई भी डेट और उससे संबंधित जो लोग हैं उनको याद कर लेते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। इसको क्रम से जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो इस प्रकार आप इसको देखना, एक बार वॉच अवश्य करना, पूरा वीडियो देखना और इसको लाइक एवं शेयर करना। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।